क्वांटम मैकेनिक्स है। क्वांटम मैकेनिक्स का काफी बड़ा मेजर पार्ट होता है ये सीएसआर नेट के एग्जामिनेशंस में। ठीक है, ओके। तो इसमें हम लोग इसके काफी पार्ट्स हैं, जैसे हम लोग अगर इसको वो करें, ब्रेक करें, काफी सारे पार्ट्स हैं। जैसे अगर हम लोग स्टार्ट हम लोग करते हैं तो यहाँ पे ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स जो हैं उसके बारे में हम लोग पूरा का पूरा इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें हम लोग ज्यादा कुछ नहीं है, केवल हम लोग क्या पढ़ते हैं ज्यादातर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एज ए पार्टिकल नेचर, एज ए वेव नेचर। तो नॉर्मली अर्लियर जो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो था वो वेव्स नेचर था। यहाँ पे हम लोग ज्यादातर जो पढ़ते हैं पार्टिकल नेचर पढ़ते हैं। तो पार्टिकल नेचर अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इसके थ्रू कुछ सम एक्सपेरिमेंट्स थे इसमें। तो पार्टिकल नेचर अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग ने अर्लियर जो एक्सपेरिमेंट पढ़ा था वो हमारा क्या था, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर हम लोगों ने पढ़ा इसमें कॉम्पटन इफेक्ट। तो ये सब जो एक्सपेरिमेंट्स है ये सभी के सभी हम लोग को क्या बता रहे थे, पार्टिकल नेचर। अब अर्लियर जो था हाइगन्स थ्योरी के हिसाब से फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो हमारा क्या शो करता था, वेव नेचर। इसका मतलब है कि यहाँ पे दो चीजें हम लोग हो गए, एक तो ये पार्टिकल नेचर है, वेव नेचर है। तो 1922 में अभी हम सिंपली क्या कर रहे हैं, ब्रीफ कर रहे हैं हिस्ट्री अबाउट द ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में, थोड़ा सा एकदम मतलब शॉर्ट में ब्रीफ कर रहे हैं पूरा। 1922 के बाद में क्या हुआ कि ड्यूअल नेचर का एक हाइपोथेसिस आई जिसको हम लोग बोलते हैं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। इसमें ये बोला गया कि जो कोई भी क्वांटम पार्टिकल्स होगा वो हमारा वेव के साथ साथ पार्टिकल नेचर होगा, यानी कि ये सबसे पहले बताया ड्यूअल नेचर। तो ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, फर्स्ट हाइपोथेसिस थी डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, जिसमें बताया गया ड्यूअल नेचर। तो इसके बाद इससे रिलेटेड डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस किया है। तो बेसिकली अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करेंगे तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग इसके कितने हम लोग पार्ट्स हैं और क्या क्या हम लोग जान सकते हैं ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट है इसमें हम लोग, अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट जो पार्ट्स है हम लोगों का इसमें, वो हम लोग का क्या है, ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। अभी थोड़ा सा हमने अभी इसको ब्रीफ किया है, ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। इसमें सिंपली क्या है, एक्सपेरिमेंट है। इससे रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा 1 क्वेश्चन होता है, 1 मैक्सिमम 1 क्वेश्चन इससे रिलेटेड होता है। वो हमारा ज्यादातर कभी 3 और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसके बाद जो पार्ट्स आता है वो आता है वेव मैकेनिक्स का। वेव मैकेनिक्स जो है वो काफी मेजर पार्ट है हम लोगों के सिलेबस का। इसमें हम लोग काफी सारी चीजें पढ़ते हैं। हमारा जो क्वांटम नेचर है वो किस तरह से डिपेंड करता है, कोई भी सिस्टम है वो उसको हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स को कैसे डिफाइन करते हैं, ये सारी चीजें जो है हम लोग इस वेव मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। इसमें बेसिकली हम लोग आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स, यानी कि आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशन एंड हिजनबर्ग कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल, हम लोग वेव मैकेनिक्स में पूरा का पूरा पढ़ते हैं। और वहां पे हम लोग कोई भी जो सॉल्यूशंस है वो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को, डिफरेंट पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। किसमें हम लोग सॉल्व करते हैं, वेव मैकेनिक्स में। सम पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को हम लोग इसमें सॉल्व करते हैं, डिफरेंट पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को। इसमें काफी सारे पोटेंशियल प्रॉब्लम्स है, जैसे हमारा 1D बॉक्स हो गया, उसके बाद हमारा 1D बॉक्स हो गया, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर हो गया, उसके बाद फाइनाइट स्क्वायर वेल हो गया, और भी डिफरेंट पोटेंशियल वेल है। तो काफी सारे यहाँ पे पोटेंशियल है, डिफरेंट हैं, जिसके हम लोग इसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं वेव मैकेनिक्स में। नॉर्मली वेव मैकेनिक्स जब हम लोग पढ़ते हैं तो ये जितने भी ये पोटेंशियल प्रॉब्लम्स होंगी ये सभी के सभी जो होंगी, इसको 2 कैटेगरीज में हम लोग ज्यादातर पढ़ते हैं। एक हमारा होगा अनबाउंड स्टेट्स, और दूसरी कैटेगरी होगी यहाँ पे हम लोग की बाउंड स्टेट्स की। तो सभी जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो हम लोग अनबाउंड स्टेट्स में पढ़ेंगे, या फिर बाउंड स्टेट्स में पढ़ेंगे, या फिर थर्ड होगा इसी से रिलेटेड होगा, अनबाउंड स्टेट्स है, स्कैटरिंग स्टेट्स होगी।
तो ये जो पार्ट्स है वेव मैकेनिक्स में, इसमें हम लोग डिफरेंट पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करते हैं। जितने भी हम लोग के जो पोटेंशियल सिस्टम होते हैं वो सभी के सभी हम लोग इसी पोटेंशियल में होगा, और ये काफी बड़ा मेजर पार्ट है। लगभग यहाँ से अगर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो 4 to 5 क्वेश्चन हम लोगों को इस पार्ट से हम लोगों को मिल जाते हैं। 4 to 5 मतलब ये काफी मेजर पार्ट है, और अगर इस पार्ट को अगर हम अच्छे से करते हैं तभी हम लोग आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे वेव मैकेनिक्स है, कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो वेव मैकेनिक्स से भी हम लोग कर लेते हैं, या फिर हम लोग उसको मैट्रिक्स मैकेनिक्स से भी हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। नॉर्मली इसके थ्रू भी हम लोग बाउंड स्टेट्स और अनबाउंड स्टेट्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इस वाले जो पार्ट्स है वेव मैकेनिक्स और मैट्रिक्स मैकेनिक्स से हम लोग 4 to 5 क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जब ये हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके होंगे तो तब हमारे क्या होंगे, डिफरेंट पोटेंशियल में कोई एक स्मॉल पोटेंशियल का करेक्शन आता है तो फिर हम लोग डिफरेंट प्रॉब्लम्स को हम लोग पढ़ते हैं। तो इस तरह से हम लोग आगे के चैप्टर्स में हम लोग बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को जो है पूरा का पूरा क्या है कि जो सिलेबस है काफी एकदम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमको लोग को डिस्कस करना है। तो केवल हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि डिटेल हम लोग को नहीं डिस्कस करनी है, जैसा भी विकास सर बोल रहे थे कि हम लोग को किस तरह से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को फोकस करना है। तो हम लोग अगर फोकस करेंगे तो बेसिकली जैसे हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो हम लोग बहुत सारी चीजें जो है बेसिक्स टूल्स जो जिसको बोलते हैं, तो बेसिक्स टूल्स के बारे में हम लोगों को बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो बेसिक्स टूल्स अगर है तो हम लोगों को खास करके मैथमेटिक्स बहुत अच्छी से आनी चाहिए, चाहे हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशंस हो, चाहे हम लोगों का डिफरेंशियल इक्वेशंस हो। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है हम लोगों को, अगर क्वांटम मैकेनिक्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस में पार्शियल है, ऑर्डिनरी है, या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है कि हम लोग को ग्राफ जो है, ग्राफ का नेचर जो है ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये दो पार्ट्स हैं, ये दो पार्ट्स को बहुत ब्रॉडली यहाँ पे हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में यूज करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन और ग्राफ को, क्योंकि कोई भी वेव फंक्शंस होगा उसको हम लोग को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और अगर श्रोडिंगर इक्वेशन ले या कोई भी इक्वेशंस ले, सभी के सभी डिफरेंट डिफरेंशियल इक्वेशंस ही होती हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़ा सा जो टूल्स है, सिंपल टूल्स हम लोग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स जब हम लोग पढ़ते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स बेसिकली हम लोग जो पढ़ते हैं, जैसे कोई भी मोशंस होता है तो हम लोग उस मोशन को हम लोग क्लासिकली भी हम लोग ट्रीट करते हैं और उसी मोशन को हम लोग क्वांटम मैकेनिकली भी ट्रीट करते हैं। पर हम लोग को ये मालूम है कि कोई भी मोशन जो होगा उसमें हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के अगर थ्रू मोशंस हम लोग मूव करते हैं तो उस मोशंस को हम लोग क्लासिकल में तो जा सकते हैं, यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स सिस्टम से क्लासिकल सिस्टम में जा सकते हैं, पर अगर हम इधर से इधर आएंगे तो ये हम लोग आ नहीं सकते, यानी कि क्लासिकल मैकेनिक्स से क्वांटम मैकेनिक्स में मूव नहीं कर सकते, पर क्वांटम मैकेनिक्स से क्लासिकल मैकेनिक्स में आ सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि क्वांटम मैकेनिक्स के कोई भी लॉस को हम लोग क्लासिकली वैलिडेट कर सकते हैं, पर क्लासिकल के कोई भी लॉस को से हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के जो इक्वेशंस है उसको हम लोग फॉर्मेट नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोगों को न्यूटन्स लॉ का यूज करते हुए श्रोडिंगर इक्वेशन प्रूव करना है तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, पर अगर श्रोडिंगर इक्वेशन या एक्सपेक्टेशन वैल्यू का यूज करते हुए डिफरेंट न्यूटन्स लॉ या क्लासिकल लॉ को प्रूव करना है तो हम इजीली जा सकते हैं। इसका मतलब है कि क्वांटम मैकेनिक्स अगर हम लोग पढ़ते हैं तो ये एक माइक्रो सिस्टम है, और क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग अगर आते हैं तो ये एक मैक्रो सिस्टम होगा। तो क्लास माइक्रो सिस्टम से मैक्रो सिस्टम में तो जा सकते हैं और मैक्रो से माइक्रो में नहीं जा सकते हैं, और क्वांटम से क्लासिकल में जब हम इंटरफेस करते हैं तो ये तो सब लोगों ने पढ़ा होगा, एक थ्योरम होती थी इरेनफेस्ट थ्योरम। तो इरेनफेस्ट थ्योरम के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटरफेस की बात करते हैं जब हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स से क्लासिकल मैकेनिक्स में मूव कर सकते हैं। तो अब ये तो हो गए कुछ लिमिटेशंस कि कोई भी मोशंस अगर होगा जो माइक्रो ऑब्जेक्ट्स में होगा उसको हम लोग बाय क्लासिकल मींस किसी भी तरह से सॉल्यूशंस हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। उसको फाइंड करने के लिए हम लोगों के पास क्या है कि क्वांटम मैकेनिक्स के सम ऑफ द पोस्टुलेट्स हैं, और उसके पहले जो है जो इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमारा है बॉन्ड इंटरप्रिटेशंस, या इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिस्टिकल interpretations of quantum mechanics। और नेक्स्ट है इसी में हम लोग जो पढ़ते हैं वो है postulates। ये बेसिकली ये दो हैं, इसका हम लोग किसी भी तरह का कोई प्रूफ नहीं करते हैं, ये एज ए स्टेटमेंट की तरह हम लोग पढ़ते हैं। बॉन्ड इंटरप्रिटेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड पोस्टुलेट्स भी बोल सकते हैं, पोस्टुलेट्स को सबको मालूम होगा कि इसका कोई भी प्रूफ नहीं होता है, ये एक एम्पिरिकल बेस्ड एक रिलेशंस होता है जिसको हम लोग एज इट इज पढ़ते हैं। और पोस्टुलेट्स भी जो है
एक्सपेरिमेंटल से कुछ रिजल्ट हम लोग यूज करते हैं और उसके रिस्पेक्ट में हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। जैसे बॉन्ड इंटरप्रिटेशन है तो सिंपली स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन आप है तो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं ऑल ओवर स्पेस इंटीग्रेशन इन वन डायमेंशन द मॉड ऑफ साइज स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1, सिंपली जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशंस। तो ये जो है ये सिंपली ये क्या है स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन है, इसको हम लोग डायरेक्टली पढ़ते हैं और अर्लियर श्रोडिंगर इक्वेशन के डेवलप होने के पहले ये इक्वेशन जो है नॉर्मलाइज जो कंडीशंस है ये हम लोग इनिशियली पढ़ते हैं, ये वन डायमेंशंस में, इसी को अगर हम लोग थ्री डायमेंशंस में ले जाएंगे तो ऑल ओवर स्पेस साइज स्क्वायर डी टाउ इक्वल टू 1 हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी को मालूम है। इसके बाद हम लोग जब पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं तो क्वांटम मैकेनिकली डिफरेंट ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ते हैं और उस ऑपरेटर से हम लोग डिफरेंट सॉल्यूशन को में मूव करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब जो है ये हम लोग किसमें पढ़ते हैं, जब हम लोग को कोई भी माइक्रो ऑब्जेक्ट्स का मोशंस करते हैं तो बॉन्ड पोस्टुलेट्स और क्वांटम पोस्टुलेट्स, जिसमें हम लोग काफी सारी चीजें हैं जैसे पोजीशन ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर, श्रोडिंगर इक्वेशंस, ये सब का यूज करते हुए हम लोग वहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन में यहाँ पे हम लोग नहीं निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग क्लासिकल सिस्टम में निकालते हैं, पर क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग क्या निकालते हैं कि कोई भी अगर पार्टिकल्स होगा तो उसकी हम लोग क्या निकालते हैं, सिंपली उसका वेव फंक्शन निकालते हैं। और वेव फंक्शन कुछ भी नहीं होता है, सिंपली क्वांटम मैकेनिक्स में अगर निकालते हैं तो सिंपली हम लोग किसी का भी क्या निकालते हैं, मॉड ऑफ साइज स्क्वायर, यानी कि उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात हम लोग करते हैं। जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग क्या निकालते हैं, किसी भी पार्टिकल की इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं या फिर उसकी हम लोग ट्रेजेक्ट्री निकालते हैं। पर क्वांटम मैकेनिक्स में अगर हम लोग ट्रेजेक्ट्री नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स क्या है, लार्ज नंबर ऑफ सैंपल्स होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ सैंपल्स का मतलब क्या हो गया कि कोई भी अगर हम लोग सैंपल्स लें तो उसमें जो एक मोल में क्या होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ एटम जो होंगे वो एवोगाड्रो नंबर्स होंगे। तो लार्ज नंबर ऑफ सैंपल्स होंगे, तो लार्ज नंबर ऑफ सैंपल्स के लिए हम लोग एक कोई भी एटम का मोशन हम लोग फाइंड ही नहीं करते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एवरेज या एक्सपेक्टेशन वैल्यू की बात करते हैं। तो जब भी हम लोग यहाँ पे कोई भी किसी का भी पोजीशन या ट्रेजेक्टरी फाइंड करेंगे या मोमेंटम फाइंड करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू ना होके हम लोग हमेशा वहां पे फाइंड क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। यानी कि यहाँ पे तो हम लोग एक्सैक्टली ट्रेजेक्टरी फाइंड करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स में, पोजीशन की ट्रेजेक्टरी या हम लोग मोमेंटम की ट्रेजेक्टरी बहुत इजिली फाइंड कर लेंगे। यानी कि अगर पोजीशन और मोमेंटम की ट्रेजेक्टरी फाइंड करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में तो इसका मतलब होगा कि क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर पोजीशन और इसकी ट्राई करते हैं तो हम लोग एक्स और पी के बीच में कोई ना कोई एक रिलेशन होगा। तो एक्स और पी में कोई ना कोई रिलेशन होगा, पर क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग अगर देखते हैं तो यहाँ पे एक्स और पी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। यानी कि अगर कोई क्लासिकल सिस्टम है तो वहां पे हम लोग एक्स और पी के बीच में अगर कोई रिलेशन है तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, फेज ट्रेजेक्टरी को फाइंड करेंगे। जबकि क्वांटम मैकेनिक्स है तो यहाँ पे हम लोग फेज ट्रेजेक्टरी को फाइंड नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर पोजीशन को मेजर करते हैं, पोजीशन में मेजर होगा तो मोमेंटम मेजरबल नहीं होगा, और मोमेंटम अगर मेजरबल होगा तो पोजीशन नहीं होगा। यानी कि सिंपली इसको हम लोग बोलते हैं अनसर्टेनिटी रिलेशंस। अनसर्टेनिटी रिलेशन यानी कि अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट, अगर पोजीशन को मेजर कर पाएंगे तो मोमेंटम नहीं कर पाएंगे, और मोमेंटम को मेजर कर लेंगे तो पोजीशन नहीं कर पाएंगे। बेसिकली यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ पे डिफाइन करते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स को। पर क्लासिकल सिस्टम में क्या होगा, पोजीशन और मोमेंटम को हम लोग साइमल्टेनियसली मेजर कर पाएंगे, पर क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर पाएंगे। बेसिकली हम लोग का डिफरेंस है कि कोई भी क्लासिकल सिस्टम होगा वहां पे हम इजिली पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, मोमेंटम की ट्रेजेक्टरी विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम इजीली फाइंड कर सकते हैं, पर क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे अगर हम लोग पोजीशन को फाइंड करना है तो एग्जैक्ट पोजीशन की जगह हम लोग एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स फाइंड करेंगे या फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ पी फाइंड करेंगे। जरूरी नहीं है कि वहां पे हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स फाइंड कर ले और एक्सपेक्टेशन पी फाइंड हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए ऐसा हो सकता है, पर अगर हम एक ही सिस्टम में देखेंगे तो पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली मेजर हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो क्वांटम मैकेनिक्स को हम लोग मेजर, अगर हम लोग को कुछ भी करना है तो यहाँ पे हम लोग मेजर किससे करेंगे, सिंपली इसको हम लोग करेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मेन यहाँ पे सबसे बड़ा मेजर रोल है कि कोई भी प्रॉब्लम्स को हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, तो अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फाइंड करते हैं तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी सिंपली क्या होता है, मॉड ऑफ साइज स्क्वायर। तो मॉड ऑफ साइज स्क्वायर अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो मॉड ऑफ साइज स्क्वायर के हमको रिक्वायरमेंट किसका है, वेव फंक्शन का। तो कोई भी प्रॉब्लम हमको मिले तो उसका हम लोग हमेशा क्या फाइंड करते हैं, वेव फंक्शन साई फाइंड करते हैं। जब हम लोग साई फाइंड कर लेंगे तो वहां से हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फाइंड कर लेंगे। वो क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स में डिस्कस किया है। जैसे अगर अनसर्टेनिटी रिलेशन देखें तो डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर और इक्वल टू एच क्रॉस है। नॉर्मली एच जो है ये हमारा क्या है, इसको हम लोग सबको मालूम होगा, इसको हम लोग बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट्स। और एच जो है फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था, कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था,
ब्लैक बॉडी रेडिएशंस में। इसके पहले हमारा एच जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। नॉर्मली एच जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो मैक्स प्लैंक ने ये बोला था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होगा इन द फॉर्म ऑफ पैकेट होगा विद एनर्जी एच यू। तो एच जो है उस टाइम पे ये उन्होंने एक हाइपोथेसिस बोली थी कि इन द फॉर्म ऑफ पैकेट। तो वहां पे एक तरह का हाइपोथेसिस था। तो हाइपोथेसिस जो है उस हाइपोथेसिस का एच जो है वो हमारा प्लैंक कांस्टेंट में आया, यानी कि हाइपोथेसिस जो था उस हाइपोथेसिस का एच जो आया वो हमारा प्लैंक कांस्टेंट्स में आया। तो वहां से हम लोग ने एच को इंट्रोड्यूस कर दिया। और क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग यूज क्या करते हैं, अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट। डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस तुम लोगों ने पढ़ा होगा, सब लोगों ने। डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर और इक्वल टू एच क्रॉस बाई 2 भी पढ़ा होगा। डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर और इक्वल टू एच भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये बहुत सारे फॉर्मेट है। इसमें से अब कोई पूछेगा कि ये कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो ये सभी सही है। ये एच जो है बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, तो स्मॉल क्वांटिटी है, डिफरेंट प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में डिफरेंट होगा। पर मिनिमम अनसर्टेनिटी की अगर हम लोग बात करें तो एच क्रॉस बाई 2 से कभी भी कोई भी सिस्टम जो होगा कम नहीं हो सकता। एच क्रॉस बाई 2 से जो भी होगा वो इससे ज्यादा ही होगा, इससे कम कभी नहीं हो सकता।